लॉ था वो एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स सारी हो गई थी हमारी, ठीक है। जस बेटा, जैसे बेटा हमने जो मोशन था, न्यूटन फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो डिस्कस किया था। और फर्स्ट लॉ है और इनर्शिया दोनों सेम चीज है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा अब क्लियर आ रही है? अब भी नहीं? अब आ रही है? अब आ रही है? बेटा अब आ रही है? ओके। चलो हमने फर्स्ट, सभी बच्चे सुन लो, ठीक है, जो एब्सेंट थे वो भी और जो प्रेजेंट थे वो भी। कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, फोर्स डिस्कस किया था कि क्या होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता 1 मिनट बेटा, मैं बोल रही हूँ, जहां पर क्लियर आएगी तो मुझे बताना, ठीक है। अब आ रही है? ओके, अब आ रही है जहां पर क्लियर है? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने फोर्स डिस्कस किया था एंड मोशन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था। फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज को पुश करना, पुल करना, जहाँ पे हिट करना, मीन्स उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर वो मोशन में है और आपने रेस्ट में लेकर आना है तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। रेस्ट पर है कोई भी ऑब्जेक्ट, मोशन में लेकर आना है तब भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि कल का सारा लेक्चर इन दो चीजों पर ही था, फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है? फोर्स के साथ किसी चीज की स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है, जैसे बॉल है कोई, पहले बिल्कुल ऐसी पड़ी है, आपने उसे किक किया, हिट कर दिया, वो मोशन में आ जाएगी। और दूसरा केस, अगर कोई बॉल मोशन में है, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाओगे वो रुक जाएगी। और उसके बाद आपका है जो फोर्स है वो शेप भी चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट की। एंड यहाँ पर इसकी डायग्राम से देखो, ठीक है बेटा। किसी को भी क्लियर नहीं सुनाई दे रही, जहाँ फिर एक दो बच्चों को? 1 मिनट बेटा। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? ओके। तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो शेप भी चेंज कर सकती है, साइज भी चेंज कर सकती है। जैसे रबड़ बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोई भी फॉर्म का पीस है, कोई बॉल है ऐसी रबड़ की, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, उसे दबाओगे तो उसका जो साइज एंड शेप है दोनों चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो तब तक रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है, मोशन में नहीं आएगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। जैसे कोई बॉल है, अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जैसे फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुकती है जहाँ तो बॉल मूव करती करती, जहाँ फिर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, ठीक है। अगर ये चीजें ना हो तो वो मूव ही करी जाएगी जब तक उसे हम रोकेंगे नहीं किसी फोर्स के साथ, ठीक है। और अगर कोई बॉल ऐसे ही पड़ी है, वो तब तक मोशन में नहीं आएगी, वो मूव करना नहीं स्टार्ट करेगी जब तक आप उसे किक नहीं करोगे। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
और जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद आपका टॉपिक है 9.3 इनर्शिया एंड मास। जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया, ठीक है, उसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। फिर नहीं क्लियर आ रही बेटा? कल तो इतनी बेटा जिसको नहीं आ रही है ना थोड़ी वो लाउड तो मैं बहुत बोल रही हूँ, वॉइस कट रही होगी। आप थोड़ी सी ना अपनी प्लेस भी चेंज करके देखो, हो सकता है कोई आपके पास प्रॉब्लम हो, ठीक है। फिर भी मैं लाउड बोल रही हूँ, सुनना ध्यान से। वैसे गुड मॉर्निंग कट तो नहीं रही ना, तो मैं लाउड बोल देती हूँ। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है इनर्शिया एंड मास, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था उसे ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। उसे ही कहते हैं, ये कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हमने कल काफी डिस्कस कर ली थी, जैसे किसी ब्रांच को शेक करना, ठीक है, उसके जो लीव्स है वो नीचे गिर जाते हैं। ब्लैंकेट को झटकना, उसके जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे दिख जाते हैं। ये सारे इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल थे, ठीक है। जिनमें और डिटेल में करना है, मैंने यूट्यूब का जो लिंक है ग्रुप में शेयर कर दिया था, कल वाला लेक्चर सुन लेना, ठीक है। आज हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, डिटेल में करते हैं। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. हमने कल balanced and unbalanced force का concept भी किया था, ठीक है। We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. वो बोलते हैं कि कल हमने ये तो पढ़ लिया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है, ठीक है, तभी उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है, क्योंकि बैलेंस फोर्स तो चीज को हिलने ही नहीं देती, ठीक है। वो कैसे होता है सब कुछ वो हमें सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और सेकेंड लॉ करने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो हम वर्ड लीनियर यूज करते हैं। मोमेंटम होता है वो जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई मास भी होगा और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। अगर हम दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का प्रोडक्ट ले लें, मीन्स मास एंड उसकी वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो वो न्यू टर्म बन जाएगी मोमेंटम। लीनियर वर्ड इसलिए लगाया कि वो अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो हम लीनियर यूज करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम एंगुलर वर्ड यूज करते हैं। पर यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट है वो लीनियर का ही है। जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जहां पर P इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम का ही है, ठीक है। P हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मास एम से, एंड वी वेलोसिटी। और मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम है वो मास एंड वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है। हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये जो एक्सप्रेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को शो करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, उससे आगे थोड़ा सा मोमेंटम। जस्ट बेटा हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करना है, उसमें जो टर्म यूज होनी है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन में वो है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने से पहले हम थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई मास भी जरूर होगा, ठीक है। और वो किसी ना किसी वेलोसिटी से ही मूव कर रही होगी होगी अगर वो मोशन में है, ठीक है। तो अगर हमने उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम निकालनी है, जितना उसका मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो
जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, मास इंटू वेलोसिटी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी मोमेंटम। क्लियर। और मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया हमारे पास, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। उसके बाद हम थोड़ा सा मोमेंटम के, जस्ट बेटा, पिछले वाला जो हमने कंप्लीट कर लिया मोशन, ये लाज ऑफ मोशन है, जो हमने पहले करा था वो मोशन था। ठीक है। और उसमें से जो डेरिवेशन ग्राफिकल करी थी वो इम्पोर्टेंट है बहुत, उन्हें जरूर करना। नहीं बेटा, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस आएंगे और स्टैटिकल क्वेश्चन। हमने वो टर्म्स डिस्कस की थी ना, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो अभी बेटा डिसाइड नहीं हुआ कुछ। ठीक है। आपका किस डेट को है एग्जाम फिजिक्स का, उससे पहले एक रिवीजन क्लास लगा लेंगे हम, तो आपको सारा पैटर्न बता दूंगी। 7th। बेटा ब्लूप्रिंट क्या देना है उसका, देखो 7 मार्क्स का आपका फिजिक्स का आना है, 7 का ही केमिस्ट्री का आना है, और 6 का आपका बायो का। टोटल साइंस का पूरा 20 मार्क्स का है, उसमें 7 मार्क्स की फिजिक्स होगी, 7 की केमिस्ट्री होगी एंड 6 की बायो होगी। मीन्स आपको जो मोशन चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें से 7 मार्क्स का ही आना है। उसके बिना ये जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें से 7 मार्क्स का, जो बायो का है उसमें से 6 मार्क्स का, ऐसे आना है। ठीक है। और उसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है। डेरिवेशन भी हो सकती है। न्यूमेरिकल नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी हमने करा नहीं, वो हम स्कूल में करेंगे। ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और उसमें जो भी मेन मेन टेस्ट प्रिपेयर करना है, एक स्पेशल क्लास लगा लेंगे उसकी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट था मोमेंटम। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, एंड वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते थे। जहां पर जो मोमेंटम है वो बोल रहे हैं डायरेक्शन भी है उसके पास एंड मैग्नीट्यूड भी है। तो क्लियर है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है। यस। Is the direction the same as that of velocity v? Obviously, कोई बॉल है, मूव कर रही है, उसका कोई ना कोई मास भी होगा, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है। जिस साइड वो जा रही है उसी साइड उसकी वेलोसिटी होगी ना, जिस साइड वो मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन की तरफ वो, उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जा रही है। ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और उसके मोशन की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। और इसकी जो एसआई यूनिट है मोमेंटम की, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसे पता चला, मास की क्या है किलोग्राम, जो वेलोसिटी है उसकी क्या है मीटर पर सेकेंड। जैसे दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे उनकी यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके। ओके। उसके बाद यूनिट्स वाली, जैसे हमारे पास जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट लर्न होती है तो भी ठीक है, अगर मान लो आप भूल गए क्या है, तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला तो ज्यादा है ना, कि क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। जैसे दोनों क्वांटिटीज मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट में है, वैसे ही उनकी यूनिट्स भी प्रोडक्ट में। मास की किलोग्राम ले ली हमने, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक यूनिट बन गई मोमेंटम की।
वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ओके। तो मोमेंटम के बारे में हमने इतना ही पढ़ना था। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड लॉ की स्टेटमेंट पर। सेकंड लॉ का डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 1 मिनट में मुझे चेक कर दो। सेकंड, हाँ ये रहा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बिल्कुल ऊपर है इसकी जो स्टेटमेंट है। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक बात मैं जहां पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जहां पर रेट ऑफ आ जाता है ना, रेट ऑफ वर्ड मीन्स जिस रेट ऑफ के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी है, जैसे जहां पर चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब जो इसकी बात है वो टाइम के साथ कर रहे हैं वो चेंज होने की। ठीक है? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम की बात वो टाइम के साथ चेंज होने की कर रहे हैं। ठीक है? अगर तो वो लिख रहे हैं टाइम तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको रेट वर्ड से क्लियर होना चाहिए कि जहां पर रेट ऑफ आ जाता है इट मीन्स वो उस क्वांटिटी की बात टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं। क्लियर? देखो जहां पर इन्होंने टाइम लिखा नहीं है, किसी किसी डेफिनेशन में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेट वर्ड यूज हो रहा है तो उस क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो टाइम के साथ कर रहे हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम की बात हो रही है जहां पर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल मीन्स वो डिपेंड करती है, ठीक है, किस पर? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जो हमने फोर्स अप्लाई की है। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। बॉल है, वो मोशन में है, ठीक है, उस बॉल की जो मोमेंटम है उस टाइम, उस बॉल की जो उस टाइम मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि हमने उसको कितनी फोर्स से किक किया, उस पर हमने फोर्स कितनी अप्लाई की। ठीक है? वो किस पर डिपेंड कर रही है फोर्स? उसके लीनियर मोमेंटम पर, कि टाइम के साथ साथ बॉल का जो लीनियर मोमेंटम है उसमें क्या चेंज आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कौन सी फोर्स? जो हमने उस बॉल पर अप्लाई की। इज इट क्लियर? या फिर रिपीट करूं एक बार? आपकी वॉइस कट गई बेटा, रिपीट करो प्लीज। जस्ट जस्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? जहां पर एडिट नहीं होता, नहीं मैं एडिट करके बताती हूँ आपको, चलो सुन लो ऐसे ही। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि फोर्स है, कोई फोर्स एफ, कौन सी फोर्स? जो आपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की, वो फोर्स किस पर डिपेंड करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो? ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम पर, उस ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम पर। ठीक है, कि जैसे जैसे जो लीनियर मोमेंटम है टाइम के साथ चेंज हो रही है, लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगी? अब वेलोसिटी पर। मास थोड़ा ना चेंज हो रहा है बॉल का जब वो मूव कर रही है, वेलोसिटी ही चेंज होगी ना। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पर। कौन सी फोर्स? जो आपने अप्लाई की। एग्जाम्पल लेती हूँ फिर से। कोई बॉल मोशन में है, आपने मान लो उसे हिट किया, ठीक है, किक किया अपने पैर से, कितनी फोर्स से किक किया आपने, ये डिपेंड करेगा जब वो बॉल मोशन में आएगी और टाइम के साथ उसकी मोमेंटम कितनी चेंज हो रही है उस पर। मीन्स दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ज्यादा जोर से किक, अगर आप ज्यादा जोर से किक करोगे बॉल को तो उसकी मोमेंटम में चेंज भी ज्यादा आएगा। अगर आप बिल्कुल धीरे से किक करोगे हल्का सा तो उसकी मोमेंटम में चेंज भी कम आएगा।
ये बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? एक बार मैं आपको एडिट करके बताती हूँ, पीडीएफ पीछे लेकर जाती हूँ, ठीक है? जहां पर ही कर देती हूँ। जो कंटेंट है उस पर ध्यान नहीं देना कि +1 क्या है, सिर्फ एडिट करने के लिए ओपन किया मैंने। जैसे जो जेवी न्यूटन से सेकंड लॉ आई है, कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है, उनको भी यही करवाना है आज। ये देखो, जहां पर से देख लेते हैं, ठीक है? जो फोर्स है, ठीक है, वो यही बोल रहा है ना न्यूटन सेकंड लॉ, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन है, जो प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि डिपेंड कर रहा है किस पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हम जो डी वाई डी टी मैंने लिखा, ये रेट ऑफ चेंज के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? मोमेंटम का। ये बोल रहा है न्यूटन सेकंड लॉ, कि जितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, ठीक है, वो चेंज किस पर डिपेंड करता है? जो हमने फोर्स अप्लाई की थी उस पर। अब क्लियर है सभी को? ओके, पीछे चलते हैं अपने पीडीएफ पर। पीडीएफ में ना एडिटिंग नहीं होती, आगे से मैं आपको इमेज से करवाऊंगी ताकि एडिट हो सके साथ में। यस, तो आगे आ गया उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, के जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी डेरिवेशन है ये, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी इन टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होएगा उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा। पहले वेलोसिटी u थी, बाद में कितनी हो गई? v हो गई। बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f, हमने फोर्स कितनी अप्लाई की उस पर? कैपिटल F, ठीक है? द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी तो चेंज होगी, क्यों? क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में तो वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट थी उसका जो वेलोसिटी थी वो u थी, एंडिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो स्टार्टिंग में जितनी मोमेंटम थी वो u वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, एंडिंग में जितनी उसकी मोमेंटम है वो v वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर हमने u के अकॉर्डिंग मोमेंटम का फॉर्मूला बनाना है तो वो p इज इक्वल टू एम यू हो जाएगा। अगर v के अकॉर्डिंग बनाना है देन p इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। जहां तक क्लियर है? हाँ, तो अगर हमने चेंज निकालना है, किसी भी हम क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से जो इनिशियल वैल्यू है उसे माइनस कर देते हैं, ऐसे ही चेंज निकलता है ना। कोई भी चेंज निकालना है, चाहे वो मैथमेटिकल है, चाहे वो फिजिक्स में, चाहे वो केमिस्ट्री में, ठीक है, जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है उसमें से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो तो आपके पास चेंज आ जाएगा। ऐसे ही मैंने जहां पर किया, चेंज के लिए मैंने क्या कर दिया? P2 से P1 को माइनस कर दिया। P2 किसको डिनोट कर रहा था? एंड वाली मोमेंटम को। P1 किसको डिनोट कर रहा है? स्टार्टिंग वाली को, ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकती हूँ? P2 माइनस P1 करके, और उसके बाद मेरे पास P2 की वैल्यू भी है एंड P1 की वैल्यू भी है, तो पुट कर देते हैं। P2 की वैल्यू क्या थी? एम वी, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी वाली थी। एंड P1 की वैल्यू क्या है? एम यू, इनिशियल वाली। अब दोनों में जो m है वो क्या है? कॉमन, क्योंकि m तो मास है, ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा जब वो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो m मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया? b माइनस यू। जहां तक क्लियर है सभी को? ओके,
उसके बाद अगर मैंने रेट वर्ड साथ में लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने ऑलरेडी बोला था अगर रेट वर्ड आ रहा है तो उस क्वांटिटी का कंपैरिजन टाइम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली, एम वी माइनस यू। ठीक है, तो अगर हमें उसे टाइम के साथ कंपेयर करना है तो रेशो में नीचे क्या लिख देंगे, टी, जहां से हमें पता चल जाएगा कि टाइम के साथ साथ मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है। तो ये सारा हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस यू अपॉन टी। और उसके बाद अब याद करो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स को हमने किससे लिखा था, एफ से, तो एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमने प्रैक्टिकल रीड किया था कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है, किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो हमने सारा लिख दिया। जैस ठीक है। और उसके बाद जब हम, आप फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन करोगे, जब भी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो जे वाला आपको साइन दिख रहा है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, जब भी जे हटाना है इज इक्वल टू का साइन लगाना है इसकी प्लेस पर, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। और जहां पर जब हमने इक्वल टू का साइन डाला और साथ में कांस्टेंट आ गया के, दिखाई दे रहा है ना सभी को, के लिखा है, इज इक्वल टू का साइन आ गया और साथ में के लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इट मीन्स हमने साइन हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी का, उसकी प्लेस पर कांस्टेंट डाल दिया के, और बाकी सारी जो इक्वेशन है वो वैसे ही है। ठीक है, और उसके बाद हमने v माइनस यू की प्लेस पर क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन टी की प्लेस पर एक्सेलरेशन। ये कहाँ से आया, हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था मोशन, उसमें तीन इक्वेशन डिस्कस की थी, जिसकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसमें से हमने एक वैल्यू निकाल ली, निकाल कर दिखाती हूँ अभी। ठीक है, इस पर एडिट करती हूँ। हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने क्या निकाल ली है इसमें से, a की वैल्यू, तो u को दूसरी साइड लेकर जाती हूँ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, a की, तो t अभी भी एक्स्ट्रा है, t को दूसरी साइड लेकर जाओ, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास उधर जो टर्म बन रही है वो v माइनस यू अपॉन टी है, तो उसकी प्लेस पर मैं a लिख सकती हूँ, हमने तो ऑलरेडी इक्वेशन कर ली ये वाली। ठीक है, तो उसकी प्लेस पर मैंने a लिख दिया और कुछ नहीं। ये देखो, तो हमारे पास क्या बन गया रिलेशन, F इज इक्वल टू के एम ए, जहाँ फिर हम इसे अगर के नहीं लगाना तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए भी लिख सकते हैं। अगर हम के की वैल्यू 1 ले लें देन F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। और जे आपका जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू एम ए, जे आगे बहुत काम आना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में भी और अभी भी। क्लियर है सभी को। कहाँ से बेटा बोलो, जे हमारा एक्सप्रेशन है, बोलो कौन से स्टेप से। ओके, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तक निकाल दिया था। ठीक है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी आ गया था। बट जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, देखो उसकी स्टेटमेंट वो बोल रहा है
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। वो सारे टर्म वो किसके प्रोपोर्शनल बोल रहा है? फोर्स के, कैपिटल एफ के। तो हमने जहां पर जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसकी ही डेरिवेशन कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लिया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मींस फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, अगर इसकी प्लेस पर मैं इज इक्वल टू लिखूंगी तो साथ में मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, और जहां पर जो कांस्टेंट है वो के है। बाकी सारी इक्वेशन एज इट एज चल रही है, ठीक है। और उसके बाद इस इक्वेशन में हमारे पास जे वाली टर्म बनी, के के न्यू आया ना, कहाँ से आया जी? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया मैंने, इक्वल टू का लगाया तो साथ में के लिखना पड़ेगा। मीन्स कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, ये अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन होगा, ठीक है। चेंज हो सकता है आर्टिकल टू आर्टिकल, बट जहां पर हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ में जो के है, उसके बाद जो साथ वाली टर्म है v माइनस क्यू अपॉन टी, उसकी प्लेस पर हमने a लिख दिया। जे ए कहाँ से आया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन में से मैंने a की वैल्यू निकाली है, जैसे सिंप्लीफाई करके बताया मैंने अभी। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो एफ इज इक्वल टू के एम ए बन गया। और जो के है वो हम नहीं लेंगे, उसको आगे छोड़ देना है। कैसे छोड़ेंगे? हम बोलेंगे अगर हमारा, अब आ रही है बेटा? ओके, जल्दी से सुन लो, टाइम होने वाला है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, एंड करने दो टॉपिक का। एफ इज इक्वल टू के एम ए आ गया हमारे पास। जो के की वैल्यू है वो हम वन ले लेंगे, साथ में रीजन क्या लिखना है कि अगर हम सारी क्वांटिटीज को एसआई यूनिट सिस्टम में ले, मीन्स हमारे पास मास है, मास को किलोग्राम में, एसोलेशन, एसोलेशन की क्या यूनिट बनेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्स है न्यूटन में लेंगे, तब जो के की वैल्यू है वो वन आ जाएगी, ठीक है। मीन्स आपने जो रिलेशन यूज करना है आगे, वो एफ इज इक्वल टू के एम ए नहीं करना, वो एफ इज इक्वल टू एम ए करना है। क्लियर है सभी को? ओके, आज के लिए इतना ही करना है, ठीक है। और जहां पर आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया, रिवाइज कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो एक क्लास लगाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। थैंक यू बेटा, सेम टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सेम टू यू।